देखो, सेकेंड लेक्चर बायोमोलिक्यूल का शुरू कर रहे हैं। एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने डी ट्री एल ट्री वगैरह होमवर्क दिया था। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स डिस्कस किया था। मोनोसेक्राइड्स मैंने डिस्कस किया था। मोनोसेक्राइड्स में चार जो हैं इन्हीं हाउ को रटने हैं। मोनोसेक्राइड के 4 फीसर प्रोजेक्शन आपको याद करने हैं एनी हाउ। और ये चार में क्या क्या आ रहे हैं? ग्लूकोज, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज क्योंकि फार्देस्ट कायरल सेंटर डी है। और इसको शॉर्ट में प्लस भी क्यों लिखते हैं? प्लस क्योंकि, बोलो, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक्सपेरिमेंटली आया है। ये क्या हो गया? डी गैलेक्टोज, है ना। ये तुम्हारा फ्रुक्टोज हो गया एलडीडी। गैलेक्टोज क्या है? डी एल एल डी। एंड ये तो तुम्हारा राइबोज, डी डी डी, राइट। ये इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर डीएनए में एज ए पेंटोज शुगर यूज होता है, इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये पार्ट भी अभी याद रहे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दो टर्म बड़ा फेमस है, एक है ईपीमर और एक है एनोमर, है ना। पता है ये तीनों आपस में आइसोमर्स हैं क्योंकि इन तीनों का फॉर्मूला है C6H12O6। ये तीनों आपस में क्या है? आइसोमर है। लेकिन इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को तुम फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकते हो। ग्लूकोज में कैसा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, और यहाँ क्या है? कीटोन। इन दोनों में क्या बोल सकते हैं वो सोचने वाली बात है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अगर आप देखोगे तो पहला डी है तो यहाँ भी डी है, एल है तो यहाँ भी एल है, फिर यहाँ डी है तो यहाँ एल है। मतलब सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक्सेप्ट वन। ईपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर का क्या डेफिनेशन था? सारे सेम एक्सेप्ट वन, सारे डिफरेंट एक्सेप्ट वन, फ्यू सेम फ्यू डिफरेंट। तो ध्यान रखना, कभी कभी इस तरह के दो मॉलिक्यूल दे देगा एग्जाम में और बोलेगा दोनों आपस में ईपीमर है एनोमर है। तो मैं बता दूं, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ध्यान से सुनना, जो फंक्शनल ग्रुप का यहाँ कार्बन है, ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, अभी मैं क्लास में बताऊंगा, तो ये कार्बन भी कायरल होगा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये कार्बन भी कायरल होगा। क्लियर है ना? ये अभी एक तरह से प्रो कायरल सेंटर है। वेरी गुड। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब कायरल बन जाता है बिकॉज ऑफ साइक्लाइजेशन, और वहां पे कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस आता है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंसेस आता है और कहीं नहीं, तब उसको बोलते हैं एनोमर। आगे हम डिफिनेशन लिखाएंगे। एनोमर्स जनरली साइक्लिक में बोलते हैं, ओपन साइकिल में एनोमर नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? अभी जब इसी का साइक्लिक बनेगा ना, तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। अभी फिलहाल ईपीमर अगर कोई बोले तो आपको बोलना है ईपीमर्स आर द डायस्टेरियोमर्स, है ना। और ये दोनों आपस में क्या है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में क्या है? ईपीमर। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ईपीमर्स। समझ में आ रहा है? क्या क्या? हाँ हाँ, वो तो देखो, अगर ड्रॉ करके दिया हुआ है तो अच्छी बात है। तुमसे अचानक से ऐसा कोई स्ट्रक्चर रेमानोज वगैरह दे के नहीं बोलेगा ड्रॉ करो, उसका एग्जैक्ट फीचर आपको नहीं बोलेगा। मैंने चार बोले हैं, ये चार याद रखने पड़ेंगे। आपने डी ट्री और एल ट्री में देखा था 16-16 बने थे, नहीं? तो वो 16 के 16 रटने नहीं है आपको, लेकिन जो काम का है रटने वाला वो मैंने लिखा है। और ये एनी हाउ याद करना पड़ेगा, आज करो या कल करो, तब जाके इससे आगे वाली बात इजी हो जाएगी। तो कोई बोलेगा ईपीमर क्या है तो समझ गए। अच्छा, ये भी बात समझ लो, ऑल ईपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स, ऑल एनोमर्स आर आल्सो डायस्टेरियोमर्स। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल डायस्टेरियोमर्स आर ईपीमर या ऑल डायस्टेरियोमर्स आर एनोमर। अभी फिलहाल एनोमर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो चलेगा। ईपीमर में बस ये ध्यान रखना कि सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम एक्सेप्ट वन, सारे डिफरेंट एक्सेप्ट वन, फ्यू सेम फ्यू डिफरेंट, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। ईपीमर है तो दोनों के दोनों एल्डोहेक्सोज है, दिख रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि एल्डोहेक्सोज एंड एल्डोकीटोज आपस में ईपीमर हो जाए, नहीं होगा।
समझ रहे हो? इपीमर होने के लिए सारे एल्डोज चाहिए या सारे कीटोज आपस में इपीमर हो सकते हैं? जैसे अगर इसका इपीमर ड्रॉ करना है फ्रुक्टोज का, तो यहाँ पे देखो मैं छोटा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। फ्रुक्टोज का अगर इपीमर ड्रॉ करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, ध्यान देना। इसको भी चलो सबको ऐसा ही कर दो, एलडीडी नहीं करो। अब बताओ ये और ये आपस में क्या है? तो अब देखो फंक्शन ग्रुप सेम है। ऊपर क्या है? CH2OH CO, CO दिख रहा है। यहाँ पे LDD था, यहाँ सारे DDDD, तो सब सेम, एक बदल गया, तो ये क्या कहलाएंगे? इपीमर। ऐसा जो नहीं कि सारे सेम एक ही बदले, कुछ सेम कुछ डिफरेंट, फ्यू सेम फ्यू डिफरेंट, ऑल सेम वन डिफरेंट, ऑल डिफरेंट वन सेम, ये सारे कंडीशन इपीमर के हैं। क्या थोड़ा थोड़ा इपीमर समझ में आया? आपके एग्जाम में इपीमर में मतलब सिर्फ यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है वहां कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस आ जाए बिकॉज ऑफ साइक्लाइजेशन, तब एनोमर बोलते हैं। अभी मैं वो भी समझाने वाला हूं आपको। यहां तक क्लियर है? तो ये दोनों के आपस में, ये दोनों के आपस में इपीमर। अगर मुझे राइबोज का इपीमर बनाना होता तो देखो यहाँ पे बना देता हूँ। एल्डिहाइड है OH, अच्छा सब अलग कर दें तब क्या होगा? चलो राइबोज का इपीमर नहीं बनाते, इनहेंसियोमर, बिल्कुल। अगर ये डी राइबोज है तो एल राइबोज है, कल ही सिखाया था। ये डी राइबोज है तो ये एल राइबोज है, याद है ना? बताया था सिर्फ फारदेश को चेंज नहीं करते, पूरे का ही मिरर इमेज ले लेते हैं। यहां तक समझ गए? अब हेडिंग दो जल्दी से। देखो मोनोसेक्राइड्स में हमने D3LT पढ़ा था, मोनोसेक्राइड्स में एक का केमिकल रिएक्शन भी पढ़ना है एंड दैट इज ग्लूकोज। लिखो ग्लूकोज, हेडिंग दो ग्लूकोज। तो आपके बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस भी हैं और हर रिएक्शन का कुछ कंक्लूजन है। तो पहले मैं चाहता हूँ ग्लूकोज के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है वो पढ़ना शुरू करो। पहला पॉइंट क्या? मोनोसेक्राइड्स है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। और एनसीईआरटी कहाँ पे है? एनसीईआरटी लाया बायोमोलिक्यूल का? तो नहीं, बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी, तुम लोग दोनों में से कोई एनसीईआरटी नहीं लाए बायोमोलिक्यूल का? हर बार टैब मिलेगा क्या? चलो पढ़ो पढ़ो, ग्लूकोज के बारे में क्या लिखा है पहला पॉइंट। मैंने कल D3L3 बताया था, जहां ग्लूकोज शुरू हो रहा है वहां से पढ़ो। मोनोसेक्राइड्स हेडिंग दिया था, एक बार मोनोसेक्राइड्स भी पढ़ लो, वहां पे सामने कहीं मोनोसेक्राइड्स लिखा होगा, देखो मिला क्या? बोलिए मोनोसेक्राइड्स क्या बोलते हैं? कल डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल सकते हैं मोनोसेक्राइड्स को? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, एंड विच विल नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। बोलो, विच विल नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। ध्यान में है या नहीं है? इटसेल्फ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इटसेल्फ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और क्या है मोनोसेक्राइड के बारे में? एल्डोज एंड कीटोज दो तरह के होते हैं, और मोनोसेक्राइड्स के बारे में ही तो इतना बात बताया बच्चे। D3L3 किसके बारे में बात हो रही थी? मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ग्लूकोज के बारे में क्या लिखा है? पहले ग्लूकोज पढ़ने जा रहे हैं। ग्लूकोज, तो पहला पॉइंट क्या लिख दें? फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। दूसरा पॉइंट करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन भी हमें पता ही है, अभी हम इतना पढ़ रखे हैं तो वो लिखना शुरू कर देंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज है ना। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ लें? ये क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और क्या पता है ग्लूकोज के बारे में? एल्डोहेक्सोज है। क्या है? एल्डोहेक्सोज है ना। और इसका करेक्ट टाइप्रेशन नेम क्या है? 2D 3L 4D 5D। और कल लिखा था वही सब याद करें फिर से, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ वो भी लिख लेते। पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानल लिख के रखो, प्लस D
कॉमन नेम क्या है? प्लस डी ग्लूकोज। जो जो पता है कम से कम वो तो लिख के रखे हैं पहले। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। मिला? ये वाला टेबल के नीचे दिख रहा है, ग्लूकोज अकर्स, ओम फोकस, दिख रहा है, अकर्स इन फ्री in nature as well as in combined state. It is present in sweet fruits and honey, है ना? Ripe grapes also contain क्या? large amount of glucose. समझ में कहाँ कहाँ पाया जाता है? थोड़ा थोड़ा ये सब जो दो चार पॉइंट और भी लिख ले जल्दी, वही लाइनर के हिसाब से। अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में क्या होता है मैं बताऊं? स्टार्च को आप डिहाइड्रोलाइज कर दो, ग्लूकोज मिल जाएगा। स्टार्च इज द पॉली ग्लूकोज एक तरह से, समझे? सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होता है, आपको पता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। यस नो? यहाँ क्या लिखा तुमने? थोड़ा थोड़ा क्या लिख दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव भी है, वो पार्ट हमने पहले भी सीखा था, है ना? इट प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, ये सब लिख सकते हो। हनी बोले तो तू हंस क्यों रहा है जितना? हाँ, सही है, नाम फिक्स है, हनी नहीं। हाँ? नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तू कि मतलब तुम्हारा नाम फिक्स है, कोई और रखने वाला है, मतलब सॉरी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, डाउट मत करो। हाँ लिखिए लिखिए। ऐसे हनी जनरली लड़कों को बोलते हैं ना प्यार से, कि लड़कियों को बोलते हैं? दोनों चलता है क्या? क्या बोला? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लिखो लिखो। हम्म। तुम सिंपली कुछ टिप्पणी करेगा क्या कि हनी लड़कों को बोलना सही है, लड़कियों को? रोहन, मैंने क्या बता दिया? ओके ठीक है, यहाँ पे लिखा ग्रेप्स में भी पाया जाता है, लिख लेना है, थोड़ा बहुत पता चला, वही लाइन आ गया। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, बातें नहीं, दो तरीके हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज का। अरे ग्लूकोन डी वगैरह खाया है ना, उसमें ग्लूकोज ही होता है, खाया है पिया है जो भी है। हाँ, प्रिपरेशन कैसे बनेगा? तो पहला टेक्निक क्या है? C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस कराना है एंड यू विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। समझ गए? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी होता था, आपको याद होगा, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी रिएक्शन है। नहीं, अभी यही एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ये एक नया क्वेश्चन है। अगर आ गया हाउ टू सेपरेट, देखो बन तो गया इक्विमोलर अमाउंट में, अगर ये 1 मोल लोगे तो 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल सुक्रोज बन जाएगा, फ्रुक्टोज। हाँ हाँ, कौन सा फॉर्म? नहीं नहीं, वो टेक्निक नहीं है, मैं पूरा बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री में इसको किस तरह से सेपरेट करते हैं। देखो, टेस्ट करना और सेपरेट करना दोनों अलग चीज है। फेलिंग्स एंड टॉलेंस ये दोनों ही देता है, मैं बताऊं, ये भी एक नया क्वेश्चन है। अगर टेस्ट करना है तो फिर सोडियम नाइट्रोक्साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड नहीं देता, वो बस कीटोन देता। ये कहां पढ़ लिया? ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चे कि दोनों टॉलेंस और फेलिंग्स क्यों देता है।
ये क्वेश्चन सुन ले, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि सेपरेट, देखो लैब में जहां पे ग्लूकोज बनता है, मतलब सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, वहां पे उसको सेपरेट करना पड़ेगा ना, ग्लूकोज अलग फ्रुक्टोज अलग, उसका टेक्निक अलग है, टेस्ट करना अलग बात है। मैं उस टेक्निक के बारे में होमवर्क दे रहा हूँ कि हाउ टू सेपरेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये क्वेश्चन इसको लिख के रखो, इसको करके आना है, ठीक है, ट्राई करना है इसको करने का। दूसरा क्वेश्चन ये भी है यहाँ पे कि इन दो, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और ये टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, सरप्राइज नहीं है। इसमें कीटोनिक ग्रुप है फिर भी टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स देता है। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ये लिखा है, एंड ऑप्टिकली एक्टिव आल्सो। वही तो मैं समझा रहा हूँ, कीटोनिक ग्रुप है फिर भी टॉलेंस दे रहा है, यही तो एक अच्छा क्वेश्चन मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट, ऐसा है ना बच्चे, नीचे और पांच चार OH है, इसमें कैसा ग्रुप है, बोलिए, ऐसे ये दे रहा है टॉलेंस फेलिंग, समझ में आता है कि टॉलेंस फेलिंग्स इज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ वेरी गुड, ये कभी पढ़ाया है आपको कि यहाँ पे क्या होता है, मीडियम देखो, टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स बेसिक मीडियम है, तो ये अगर टॉटोमराइज हो रहा है तो देखो क्या बनेगा, टॉटोमराइज कैसे हो रहा है समझना। एक मिनट, मैंने कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया है, देखो टॉटोमराइज कैसे होगा, ध्यान देना। यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, उसमें से एक को ऐसे दिखाओ, ऊपर क्या लिखा था हमने, CH2OH और नीचे CO। देखो ये CO के बगल वाला कार्बन अल्फा है, सब लोग ध्यान देना। अगर ये क्वेश्चन आ गया फ्रुक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है फिर भी टॉलेंस क्यों देता है, तो डायरेक्ट तुम ये लिख के आ जाना ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, लेकिन थोड़ा इस तरह से दिखा दोगे तो ज्यादा आसान होगा। देखो देखो ये अल्फाबेट मतलब ये विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे अल्फा कार्बन है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, उठ के यहाँ आ जाता है, तो दूसरा फॉर्म क्या बना है इसका ध्यान देना तुम, यहाँ CH, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH बन जाएगा, देखो तुम कैसे हुआ, ये समझ में आया। ये वाला हाइड्रोजन भी उठ के यहाँ माइग्रेट हुआ है, shift of an atom from one place to another within the molecule is called tautomerism, याद है। ये फिर यहाँ पे मूव कर गया ऐसे, देखो ना, जैसे ही हाइड्रोजन निकला H+ के फॉर्म में निकला, यहाँ नेगेटिव आया, वो नेगेटिव रेजोनेंस करके नेगेटिव कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पे, ये ऑक्सीजन ने यहाँ से H+ ले लिया। क्लियर है, बोलो। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे इनॉल जो बना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है अब फिर से कीटो बनाने का। इधर इधर सब लोग, अभी लिखना कुछ नहीं, इधर ध्यान दीजिए। ये इनॉल बन चुका है, देखो ये कीटो, ये इनॉल दिख रहा है, कीटो, ये OH तो एज इट इज है, उसको भूल जाओ, उसमें कोई मतलब नहीं है, कीटो इनॉल, देखो इनऑल मिला। अब अगर इसको फिर से वापस करोगे तो यही बन जाएगा, अगर मान लो इसको फिर से इनॉल से कीटो बनाओगे तो फिर से यही बन जाएगा। लेकिन जरा सोचना, अगर ये वाला पार्ट को हम ऐसे करें तब क्या बनेगा, अगर मान लो यहाँ से H+ निकाले, रेजोनेंस करके नेगेटिव यहाँ ले आए और फिर H+ को यहाँ शिफ्ट कर दे, तब क्या बन जाएगा, गौर करो। एनीवन, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, यस नो, और नीचे CH OH, देखो अब समझा। तो अगर तुमसे ये पूछ दे कि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है फिर भी वो टॉलेंस फेलिंग्स क्यों देता है, तो ये तुमको ड्रॉ करके आना पड़ेगा कि पहले कीटो से इनॉल बना, और यहाँ पे इनॉल दो तरह से बना, इन ऑल, अगर ये वाला इन ऑल को बैक करोगे तो यही आएगा, तो ये तो डी ग्लूकोज भी हो गया ना, वही बोल रहा हूँ ना, तो इंटर कन्वर्टेबल है ना फ्रुक्टोज जो है। लेकिन देखो फ्रुक्टोज में ज्यादा स्टेबल यही है कीटो, लेकिन मीडियम में वो धीरे धीरे एल्डोहेक्सोज की तरफ जाता है, टॉलेंस फेलिंग्स में वो किधर जा सकता है, एल्डोहेक्सोज की तरफ। मेरा क्वेश्चन ठीक है, अभी तो ये एक नया चीज बता दिया, फिर से स्टिल वो क्वेश्चन अभी भी परसिस्ट करता है कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है, एंड हाँ लेकिन किसी कंटेनर में फ्रुक्टोज रखा हुआ है और उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला तो वहां सिल्वर मिरर टेस्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज नहीं दिया ऐसे बोल देंगे, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, पीओसी, हाँ। अच्छा उधर जो पढ़ा है, जो उधर टेक्निक पढ़ा है ना, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, जो इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है वो एक्चुअल में देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं फिर से एनसीईआरटी का लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं, इसमें ऐसा सेपरेशन के बारे में नहीं लिखा है, इसमें बस इतना लिखा है कि इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 in alcoholic solution, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट। इट डजंट मीन कि वो सेपरेट हो गया। तो सेपरेशन के लिए एक बार टेक्निक आपको देखना पड़ेगा। अच्छा ये जो मेथड था बच्चे, ये लेबोरेटरी मेथड था, ठीक है। ये जो मेथड है, लैब में अगर सुक्रोज बनाना, ग्लूकोज बनाना है तो सुक्रोज इजिली मिल जाता है मार्केट में, उससे जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड मेथड क्या है, ये लिख लिया सबने। दो क्वेश्चन यहाँ पे नया पुट करो, नोट्स में डालना तुम लोग। एक क्वेश्चन कि हाउ दे आर सेपरेटेड, एंड दूसरा फ्रुक्टोज इज हैविंग कीटोनिक ग्रुप बट इट गिव टॉलरेंस एंड फेलिंग्स, व्हाई। दोनों क्वेश्चन पुट करो जल्दी। देन कॉमर्शियल मेथड क्या है, मतलब कॉमर्शियली लिखा है, कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, है ना, बाय बॉइलिंग इट विथ H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। और इसमें ना हमें सेपरेट करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है ना। सेकेंड मेथड क्या है, C6H10 ना जी, O5 फोलन, ये स्टार्च या सेलुलोज का फॉर्मूला। क्या करना है इसको, है ना। H प्लस कहां से लेते हैं हम लोग, NH2O, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, H2SO4 और HCl, मेनली H2SO4 है, 393 एंड प्रेशर भी क्या बन जाता है डायरेक्ट, C6H12O6 N मोल, डायरेक्ट ये बना दो। हाँ 2 to 3 ATM, हाँ ठीक है, चलो प्रेशर पे लिख देता हूँ 2 to 3 ATM। कॉमर्शियली इस तरह से बनता है। नाउ बस इतना ही है, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे। कभी मन किया मॉड्यूल में अगर एक दो और मेथड दिया है प्रिपरेशन का तो कर लेना, लेकिन पहले इसको रट लेना। लिमिटेड है ना। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अगेन फिर से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा ग्लूकोज का, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा होगा। ग्लूकोज कैसा दिखता है, व्हाइट इन कलर दिखता है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। डायरेक्ट हम आ जाते हैं किसमें, आप जी बोलिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज C6H12O6, इसको HI से रिड्यूस करते हैं ना तो C6H14 मिलता है। पहला रिएक्शन दिया हुआ है कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ HI एंड हीट, ये रिएक्शन पता है क्या कंफर्म करता है, देखो फॉर्मूला ऐसा है ना, 6 कार्बन है, ऑक्सीजन है, साइक्लिक भी हो सकता था, लेकिन ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ओपन साइकिल बना है, इसका मतलब ये ओपन साइकिल है। रिडक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता जल्दी, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज ओपन साइकिल स्ट्रक्चर है। इसी रिएक्शन को एनसीईआरटी में इस अंदाज में लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए। ग्लूकोज का पहले ऐसा स्ट्रक्चर मान लिया है
और फिर हमने इसको HI और रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे N हेक्सेन दिया हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। देखो थोड़ा सा रिवर्स हम लोग चलते हैं। जितने ग्लूकोज पे रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, जितने भी रिएक्शंस उसने दिए, उन सबके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर नहीं है। पहले तो ग्लूकोज का जैसे 180 आ गया मास, कैसे आया होगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आया होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत तरह के रिसर्च हुए और तब जाके आज हम इस दिन पे पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे हैं कि ग्लूकोज DLDD होता है। मेरी बात समझ रहे हो? डायरेक्टली अभी ये रट रहे हैं कि DLDD होता है, लेकिन ग्लूकोज का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है उसके लिए कौन कौन से रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल हैं जो उसके स्ट्रक्चर को बताता है, यहाँ पे कम से कम ऐसे कुछ रिएक्शन जरूर पढ़ेंगे। तो पहला जो रिएक्शन है HI के साथ, वो बताता है कौन सा रिएक्शन क्या बताता है, वो भी लिखना है। ये रिएक्शन क्या बताता है? ग्लूकोज ओपन साइकिल स्ट्रक्चर है। ये रिएक्शन क्या बताता है जी? ग्लूकोज ओपन साइकिल स्ट्रक्चर है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड बात करता हूं ग्लूकोज का रिएक्शन का। आगे बढ़े। ऐसे जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 किसी ने लिख दिया, ऐसे थोड़ी आया होगा, बहुत रिसर्च से आया होगा ना। समझ गए ना? उसके बाद ग्लूकोज ऐसा दिखता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। ये सब अलग अलग रिएक्शन से पता चलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ओपन साइकिल स्ट्रक्चर ये कैसे पता चला बच्चे? एनसीईआरटी में सेकेंड रिएक्शन क्या दिया है कि ग्लूकोज को, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे 4 और नीचे CH2OH। अगर आपने इसको रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्सिल एमीन से या HCN से, सेकेंड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन में आपको याद होगा अमोनिया डेरिवेटिव से जब ग्लूकोज को रिएक्शन कराते थे तो C डबल बॉन्ड N बनता था। याद करो, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा, ऑक्साइन। याद आया? यहाँ पे 4CH2OH। और इस केस में HCN एडिशन टू एल्डिहाइड कीटोन याद है? CN माइनस यहाँ अटैक करता तो O माइनस विल टेक H प्लस, साइनोहाइड्रिन ना। देखो ऐसा याद है क्या? ये दोनों रिएक्शन क्या कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड है ना, लिखा हुआ है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइन। पहला वाला रिएक्शन में क्या बना? ऑक्साइन। ये क्या है जी? ऑक्साइन। और ये साइनोहाइड्रीन। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मैं वही लाइन पढ़ रहा हूँ। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म एन एंजाइम and add a molecule of hydrogen cyanide to form cyanohydrine. This reaction confirms the presence of carbonyl group. एल्डिहाइड भी नहीं, कौन सा ग्रुप? क्योंकि पता है कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये दोनों रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन कंफर्म नहीं करता कि एल्डिहाइड है, ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है? साइनोहाइड्रीन। ये कहां पढ़ा था याद है? एनसीईआरटी का वो लाइन याद करो, वुड यू एक्सपेक्ट दैट प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव और बेंजाल्डिहाइड? याद है क्वेश्चन? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना? ठीक है, तो वो पेज याद आना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन में चलें। जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। हो गया। एक रिएक्शन यहाँ पे ऐसा दिया है बच्चे, देखिए यहाँ पे 3 बातें बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन के लिए। 3 बातें हैं यहाँ पे, तीनों इकट्ठे करके डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया, Br2 वाटर, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड के लिए हमने एल्डिहाइड चैप्टर में नहीं पढ़ा, वहां सिर्फ टॉलेंस एंड फेलिंग्स पढ़ा था। ये ग्लूकोज के लिए है, याद रखना थोड़ा। ग्लूकोज को अगर इससे पास कराया गया तो यहाँ पे एसिड बना है, एल्डिहाइड तुरंत ऑक्सीडाइज हो गया और कुछ नहीं हुआ। फिर से रिपीट करूं,
यहाँ पे लिखा भी है, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम इज ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड, है ना। On reaction with mild oxidizing agent like bromine water, this indicates that carbonyl group is present as an aldehyde group. This indicates that carbonyl group is present as an aldehyde group. This indicates that carbonyl group is present as an aldehyde group. ठीक है। अच्छा, इसको अगर डायरेक्ट तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराया, या फिर इसको तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराया, ध्यान देना, अगर डायरेक्ट तुम माइल्ड नहीं रखते, स्ट्रॉन्ग रखते, तो ये भी एसिड में और प्राइमरी अल्कोहल भी एसिड में जाता, सेकेंडरी कुछ नहीं होता। तो यहां पे तुम्हें ऐसे बनाना चाहिए था। ध्यान रखना, ग्लूकोनिक एसिड को भी फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो जो प्राइमरी वाला अल्कोहल है वो एसिड में जाएगा, और डायरेक्ट अगर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड भी एसिड में। और पता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराना कंफर्म करता है, पहला वाला तो कंफर्म करता है कि एक एल्डिहाइड है, दूसरा वाला कंफर्म करता है कि प्राइमरी अल्कोहल एक है। ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि प्राइमरी अल्कोहल एक है। इसको लिख के रखिए, लास्ट में लिखा है यहाँ पर कि ग्लूकोज HNO3 नहीं लिखा है, लेकिन लास्ट में रिएक्शन के फॉर्म में लिखा, हाँ HNO3 भी लिखा है क्या? लिखा है ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, लास्ट 6 नंबर में देखो, है ना। ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज कॉल्ड सेक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है? सकारिक। ठीक है ना। और ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है? फिर से ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है? अगेन पहला वाला रिएक्शन कंफर्म करता है कि एल्डिहाइड है, लेकिन HNO3 से रिएक्शन कराने के बाद जो सैकरिक एसिड बना, उससे ये कंफर्मेशन निकल के आता है कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। लिख के रखिए, है ना, एक प्राइमरी अल्कोहल है। जल्दी 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 आगे बढ़े सब लोग। ग्लूकानिक एंड सैकरिक एसिड याद रखो क्या होता है। अब एक रिएक्शन और यहाँ पे है, जिसको पहले मैं डिटेल में लिख देता हूं। ये देखा गया कि ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड हेलाइड से रिएक्शन कराया गया, गौर करना कैसा रिएक्शन है मैं बताता हूं। यहाँ पे ग्लूकोज को जब रिएक्शन कराया गया किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा है यहाँ पे, चलो मैं वही ले लेता हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है बच्चे, और इसके 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। 1 मोल ग्लूकोज रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे 5 मोल यहाँ रिएक्ट हो रहा है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा अभी, हालांकि इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं समझाया है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पे लिख के बता देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, ईस्टर जैसा ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। देखो, ये इस पे अटैक करेगा और इसको निकालेगा। देखो यहाँ से H भी गया, H और एसिटेटाइन निकला, H प्लस और एसिटेटाइन, तो एसिटिक एसिड बना, और ये वाला एसाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ रह लेगा। उसी तरह से सेम यहाँ भी है, देखिए आ रहा है समझ में क्या? सेम देखो यहाँ भी, देखिए क्या बन रहा है, 5 मोल
एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट किया और देखो क्या बन क्या रहा है, यहाँ पे ऐसा लग जाएगा, बोलो। चलो मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लग जाएगा क्या, ओ, यहाँ पर भी ऐसा पार्ट लग गया, और यहाँ 5 मोल क्या बना, आपको ध्यान में आ रहा है क्या? 5 मोल क्या बना, देखो ये वाला अच्छी तरह गया, देखो तो आ रहा है समझ में। ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। ये रिएक्शन, क्योंकि पता है एक चीज समझना, इसका कैलकुलेशन किस लेवल पे हुआ है, कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल बनता है कि इसका मास 180 है और इसका मास कुछ दिया हुआ है, समझे? तो उसके डिफरेंस से पता चलता है 5 एसाइल ग्रुप। कैलकुलेशन कैसे होता है समझ गए? इसका मास 180 है और इसका मास तुम्हें दे दिया, इससे क्या हटा है सिर्फ देखो ना, 5H हटा है ना, और उसके जगह पे एसाइल ग्रुप आ गया है। तो मास डिफरेंस के वजह से कभी कभी, इधर इधर सुन ले, कभी कभी क्या होगा, मास डिफरेंस से पता चलेगा 2 ही एसाइल ग्रुप लगा है, तो बोल देना 2H था। न्यूमेरिकल इस अंदाज में बन सकता है ना कि इसका मास x दिया और इसका x प्लस वाई दिया है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन से पता चलता है 2 एसाइल ग्रुप के आसपास का मास। इसका मतलब वो एक्चुअल में ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है जिसके पास सिर्फ 2 OH ग्रुप है। बोलो यस नो। तो ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है, एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया है, दिस रिएक्शन कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ 5। अच्छा पहले ही एक प्रूफ हो गया था कि एक 1 डिग्री है, तो ग्लूकोज में 4 सेकेंडरी अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये पहले ही प्रूफ हो गया है, समझ गए? लिख के रखो जल्दी से। एनसीईआरटी में किस अंदाज में दिया है एक बार देख सकते हो उसको तुम, ठीक है? लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में आने वाले हैं हम लोग। ये क्या बनाया, ट्री, एल ट्री बनाया तूने घर पे, वेरी गुड। तूने अविनाश, तूने भी होमवर्क किया? ठीक है, हाँ मतलब नहीं किया उससे तो बेटर है क्या, ऐसा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक जितने भी रिएक्शंस हुए, समझना, अभी तक जितने भी रिएक्शंस हुए उसके बेसिस पे ग्लूकोज का जो करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आया वो क्या आया है, DL DD, फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी रिएक्शन हुए उसके हिसाब से ग्लूकोज का जो करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आया है ना? अब यहाँ पे कुछ नया चीज बताने जा रहा हूं, आपने पहले पढ़ा है इस बात को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा सब लोग। बेस्ड ऑन ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड other research, it has been found that glucose is having open cycle structure and this is the correct phase of projection, that is called DLDD। ये पता चलता है ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, 4 सेकेंडरी है, एक प्राइमरी, ये सब पता चल गया। बट दिक्कत क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी मिले, सुन लो ये, हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस और रिएजेंट भी मिले जो ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे रिएक्शंस और रिएजेंट मिले जो ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्शन सपोर्ट भी कर रहा है। जैसे इसका एकदम बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी के हिसाब से है कि जब इसको तुमने हाइड्रोक्सिलेमिन या HCN से रिएक्शन कराया तो साइनोहाइड्रिन और ऑक्साइम बना, ये कंफर्म करता है कि कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन इसी को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराया तो रिएक्ट नहीं किया,
आपको याद होगा एल्डिहाइड कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, एल्डिहाइड से हाईली फॉरवर्ड एंड कीटोन से मोस्टली बैकवर्ड, ऐसा लिखा था। एंड NaHSO3 इज वेरी यूजफुल रिएजेंट फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। वो लाइन मैं दोबारा दिखा सकता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन का एनसीईआरटी में वो लाइन है ना, कभी पढ़ाया था आपको। वो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, याद है? यस सर, एकदम। एक दो बार उसके क्वेश्चन भी आए बच्चे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HCN से रिएक्ट किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे लास्ट में देखो क्या लिखा है, देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। बताओ अगर सच में इसमें फ्री एल्डिहाइड है तो क्या ये रिएक्ट करना चाहिए NaHSO3 से? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। आप देखोगे जहां पे एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बनाया है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां पे स्ट्रक्चर बनाया है वहां पे लिख रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर हेडिंग है वहां देखो क्या लिख रहा है, डिस्पाइट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। याद है उस समय इसके साथ एक एडक्ट बनता था, ऐसा बोला जाता था, ध्यान में आया? तो दो ऐसे देखो, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको सपोर्ट करने के लिए दो रिएजेंट है, HCN और हाइड्रोक्सिलेमिन जिससे ऑक्साइन बना, और यही दिख रहा है कि इसकी बेस मतलब अमोनिया या RNH2 से रिएक्ट नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम ये किससे रिएक्ट नहीं कर रहा है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज वेरी मच रिएक्टिव टुवर्ड्स व्हाट? एल्डिहाइड। कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेस क्राउडेड कीटोन से रिएक्ट करता है, मोर क्राउडेड से रिएक्ट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड याद करो एसीटोन से कर जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्राउडेड कीटोन है तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसके बहुत सारे रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसे रिएक्शंस और रिएजेंट हैं जो इसके ओपन साइकिल को सपोर्ट करता है, जबकि कुछ ऐसे रिएक्शन और रिएजेंट्स हैं जो इसके ओपन साइकिल को सपोर्ट नहीं करता है। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या दिया, एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें दिया हुआ है कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो भी यहाँ बनाया था याद करो, एल्डिहाइड था, यहाँ 5 एसाइल ग्रुप जोड़ दिया था, याद करो अभी बनाया था ना लास्ट रिएक्शन में। तो क्या लिख रहा है, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन। पता है सिर्फ ग्लूकोज अगर रिएक्ट करा होगा तो कर जाएगा, किससे? NH2OH से। लेकिन जो अभी प्रोडक्ट बना था पेंटा एसीटेट ग्लूकोज, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन है यार, ग्लूकोज कर रहा है हाइड्रोक्सिलेमिन से और पेंटा एसीटेट नहीं कर रहा है। ये वाला इधर थोड़ा सा लिख के समझा देता हूं, ये रिएक्ट कर रहा था किससे? H2 इससे रिएक्ट कर जा रहा था, और यहाँ पे ऑक्साइन बन रहा था, यहाँ से वो यहाँ से। लेकिन यही जब पेंटा एसीटेट का बात कर रहे थे, पेंटा एसीटेट मतलब तुम्हें पता है यहाँ कितना ग्रुप आ जाएगा, ऐसा 4 ऐसा और एक नीचे भी, अरे यस नो। इसको जब हमने हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कराया तो रिएक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है फिर से कि भाई साहब एक्चुअल में उसमें फ्री एल्डिहाइड है या नहीं। तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट या रिएक्शन है जो ग्लूकोज के ओपन साइकिल स्ट्रक्चर को अपोज करता है, या ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अपोज करता है। तो आप बता दूं, इसको आपने HCN से रिएक्ट कराया, कर गया। इसी को रिएक्शन कराया आपने किससे? हाइड्रोक्सिलेमिन से, कर गया। ये दोनों रिएजेंट क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड है। इसको रिएक्शन कराया आपने किससे? RNH2 इसकी बेस, या फिर इसी को रिएक्शन कराया NaHSO3 से, ये रिएक्ट नहीं किया। इससे क्या पता चला? इसमें फ्री एल्डिहाइड नहीं है। उसी तरह से ग्लूकोज रिएक्ट किया लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट नहीं किया, ये अपोज कर रहा है फ्री एल्डिहाइड को, ये सपोर्ट कर रहा है। कंफ्यूजन तो है, बोलिए। तो ये माना गया, अब लोगों के थ्रू ऐसा माना गया बच्चे कि एक्चुअल में ग्लूकोज ना सिर्फ ओपन साइकिल स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। मतलब इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोला गया कि ग्लूकोज जो है ओपन साइकिल क्रिस्टल भी कोई इसको स्टोर करके रख सकता है, और इसका साइक्लिक क्रिस्टल भी मिलता है।
मार्केट में अगर चाहो तो आपको ओपन साइकिल स्ट्रक्चर भी मिलेगा, साइक्लिक क्रिस्टल भी मिलेगा। अब इसकी साइक्लाइजेशन कैसे होती है वो समझो। फिफ्थ कार्बन देखो, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, याद करो एल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल जब जुड़ता था तो हेमी एसिटल और एसिटल बनता था एल्डिहाइड में, और कीटोन में जब जुड़ता था हेमी कीटल और कीटल बनता था, याद करो। तो फिफ्थ कार्बन का ये वाला पार्ट यहाँ अटैक करा दो, इसको यहाँ ओपन कर दें। क्या करना है समझ में आ रहा है? फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, यहीं पर ये निकला, जैसे ये यहाँ गया ना तो इस पे प्लस आया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा ये यहाँ गया तो इसमें माइनस आया, ये क्या करेगा, H को अपने पास बुला लेगा। दिख रहा है क्या पूरा प्रोसेस है? स्टेप बाय स्टेप समझो। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब समझ में आया कैसे हो रहा है? इंटरनली फिफ्थ कार्बन का OH का लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। पता है ये अटैक से ना इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, क्योंकि ये जैसे अपना लोन पेयर दे रहा है तो इस पे प्लस, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो इस पे माइनस। जैसे इस पे प्लस आए ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल गया, और ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में घूम रहा है, तो यहाँ O माइनस बोल रहा है काम कर मेरे पास आ जाए, ऐसा। समझ में आया? अब देखो नया चीज क्या सीखोगे, यहाँ से मैं हवार्ड प्रोजेक्शन भी बताने वाला हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा जी बताओ। जो नया यहाँ पे बना उसके पास क्या क्या ग्रुप आने वाला है बताओ तो। एक H, एक OH आने वाले, दिख रहा है? फोकस नहीं रखोगे ये नहीं आएगा समझ में। ये यहाँ पे बताओ, ये sp3 हो जाएगा ना, ये बॉन्ड टूट गया ना, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, OH। और अगर जो नया बना उसमें OH राइट में ले लिया, इधर लेफ्ट में ले लिया, बाकी तो इसको एज इट इज दिखाने वाले हम लोग, समझना। देखो इसको इस अंदाज में दिखाओ कि ये इस तरह से जुड़ा है, समझे? ये एक बॉन्ड है बच्चे, ये ऐसे नहीं सोचना कि ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है? ये ऑक्सीजन, मैं इसका हवार्ड प्रोजेक्शन बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा एक ही बॉन्ड है जिसको फ्री हैंड से जोड़ दिया, देखो ऐसे, ये तो जुड़ा ना, एक बॉन्ड बना ना, तो इसको फ्री हैंड से जोड़ दिया है। अब देखो पहले जो एल्डिहाइड का कार्बन था sp2 था, अब वो sp3 है, और उस कार्बन पे OH राइट में है। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता, सेम कार्बन पे OH हम कहा रख सकते थे, लेफ्ट में भी रख सकते थे। बोलो, ये ना 2-3 बार रफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी सब सेम देखो। यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से ये बन गया हेमी एसिटल। देखो देखो इन सब में इन सारे कार्बन में कोई रिएक्शन नहीं है, और यहाँ पर भी जो कायरल है वहां रिएक्शन थोड़ी है, इसके OH ने रिएक्ट किया ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं बदलेगी। जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग 4 कायरल कार्बन है वो उस कार्बन पे रिएक्शन नहीं है, प्रो कायरल सेंटर और OH के बीच में रिएक्शन है। तो ये जो चारों पार्ट है ना उसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। बस फर्क एक क्या हो गया, इसके पास फ्री OH था, इसके पास OR है। इसके पास फ्री OH था, इसके पास OR है। बोलो आ रहा है समझ में? अच्छा यहां पर देखो जो नया कायरल सेंटर बना, अब यहीं पर इसका नाम पूरा क्या लिखा था बच्चे, प्लस डी ग्लूकोज लिखा था। अब यहां पे बस एक चीजें बदलना है, ये भी प्लस ही होगा, डी होगा, बट अल्फा लगाना है ना? अल्फा, क्योंकि OH देखो जो पहले प्रो कायरल सेंटर था उसमें जो कायरलिटी आई उसका OH अगर राइट में रखते हैं तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। इसको पहले रख दो, प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको बोलेंगे प्लस ही है माइनस है, ये बताओगे? प्लस ही है ना, बीटा डी ग्लूकोज। अभी भी ये D3 से बना है इसलिए डी एक बार आ रहा है,
बात समझना, अभी भी डी ट्री से बना है इसीलिए बोलिए। सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर हैविंग कॉन्फिगरेशनल डिफरेंस at the first carbon, that a carbon which is functional group carbon, which is sp2 carbon, which is aldehyde group carbon, अगर कॉन्फिगरेशनल डिफरेंस फर्स्ट कार्बन पे आ जाए तब हम बोलते हैं एनोमर। सो दीज टू आर एनोमर्स। अच्छा आप बताओ, अब देखो लॉजिक मिलता होगा, समटाइम्स ग्लूकोज अगर ओपन साइकिल है तो टेस्ट देता है, अगर साइक्लिक है तो टेस्ट नहीं देगा। साइक्लिक में फ्री एल्डिहाइड है नहीं ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली हेमीएसिटल। देखो ना OH और OR, हेमीएसिटल क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? कोई भी एल्डिहाइड में जब एक अल्कोहल ऐड करते हैं, ठीक है, तो देखो ऐसे बन जाता है OH OR, ये है हेमीएसिटल। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, वो OH में बदल गया और एक OR भी आ गया। हेमीएसिटल को शॉर्ट में बोले लिखने तो ऐसे लिख देना CHOHOR, ये है हेमीएसिटल CHOHOR। तो यहां पर भी देखो ये वाले कार्बन के पास क्या है CHOHOR, दिखा? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर हेमीएसिटल and as well as they are एनोमर्स। फिर से एक बार रिपीट करें, ऐसा क्यों जरूरत पड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर का? क्योंकि जितने भी इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थे सब सिर्फ ओपन साइकिल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि एक्चुअल में ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। मैं बताऊं, अल्फा डी ग्लूकोज किसी बॉटल में क्रिस्टल स्टोर किए जा सकते हैं, इसको भी स्टोर किए जा सकते हैं, इसको भी स्टोर किए जा सकते हैं, तीनों क्रिस्टल स्टेबल है आपस में। अलग अलग मेथड से इसको बनाया जाता है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है, एक बार देखो यहाँ पे कैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे हाँ, नहीं नहीं यहाँ H ही रहने देना, ठीक है, और कुछ नहीं बदलते, अभी सही है। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। Two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only at the configuration of hydroxyl group at C1, that is called anomeric carbon, है ना? That was the aldehyde before cyclization. Such isomer alpha and beta forms anomers. ऐसे लिखा है। The six membered cyclic structure, ये तो हवार्थ प्रोजेक्शन, अच्छा हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। Glucose is found to exist in two different crystalline forms which are named as alpha beta. Alpha forms of glucose, melting point दिया हुआ है 4, 1, अल्फा फॉर्म का क्या दिया हुआ मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन। बोला जाता है अल्फा फॉर्म जब भी बनाना है तो ग्लूकोज से ही बना सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज, ऐसा लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज melting point 419 Kelvin is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303। समझना, अगर तुम्हें सिर्फ ये बनाना है ना तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ग्लूकोज का लेना है 303 पे, अपने आप ये बन जाएगा, क्रिस्टल इसका क्रिस्टलाइज हो जाएगा। दूसरा ऐसा लिख रहा है कि वाइल द बीटा फॉर्म, मेल्टिंग पॉइंट इसका अलग से लिखा है 432 केल्विन, 423 केल्विन। बीटा फॉर्म के बारे में क्या लिखा है देखो, ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 373। तो फिर से देख इधर इधर इधर, अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो A को अगर B में लेके जाना है तो कैसे जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड क्या चाहिए A एंड 303 पे चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज 303 पे रख दिया तो धीरे धीरे अल्फा फॉर्म बन जाएगा। और अगर यही तुम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट 373 पे रख दिया, 371 पे रख दिया, तब क्या बन जाएगा? इसका मतलब है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इसका क्रिस्टल को अगर पानी में ऐसे ही छोड़ देते नॉर्मल टेम्परेचर पे,
गौर से समझना, इसके क्रिस्टल को पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देते हो सकता है दोनों बन जाए थोड़े थोड़े, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। एक यहाँ पे टर्म है वो भी सिखाता हूं जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन, सुना है क्या? सुना है? व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? ध्यान से सुनिए। जो ओपन साइकिल ग्लूकोज है उसकी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बात ओके है? ओपन साइकिल ग्लूकोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेट, उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? और एक्चुअल में उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है ओपन साइकिल ग्लूकोज का वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 52.5 डिग्री। कितना रोटेशन है ओपन साइकिल का? इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है जी? 52.5 डिग्री। समझना समझना, इधर इधर इधर। अगर आप कंटेनर में इसमें से कोई एक ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो या ओपन साइकिल ले लो, और सॉल्यूशन को अच्छे से घोल दो, है ना? अगर यहाँ पे सॉल्यूशन है कंटेनिंग ए बी सी और बोथ और एनी वन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, कुछ भी है यहाँ पे, और यहाँ से पीपीएल पास कर रहे हो, तो शुरू में पता है पीपीएल ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा और बाद में एक वैल्यू को अटेन कर लेगा, ये वाला, मतलब ऑलवेज अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। पता चला सिर्फ अल्फा का क्रिस्टल है ना, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हो सकता है 90 डिग्री हो, मान लेता है। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन ये अभी लिख देता हूं बस ऐसे ही, ठीक है? मान लेते हैं 80, दोनों डेक्स्ट्रो है, और इसका कितना है? तो होता क्या है, किसी वाटर में अगर इसका सोल्यूशन बनाओगे तो शुरू में पीपीएल क्या शो करेगा? 90, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहां चला जाएगा? 52 में। अगर कंटेनर में सिर्फ बीटा है, सिर्फ बीटा, तो शुरू में पीपीएल क्या शो करेगा? 80, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहां चला जाएगा? ऐसा क्यों होता है कि कंटेनर में सिर्फ ये डाला तो तीनों इक्विलिब्रियम आ जाता है, थोड़ी देर के बाद सिर्फ ये डाला तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऑलवेज अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम रोटेशन वैल्यू, है ना, इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। मेरी बात समझ में आ रही क्या है? बोलिए फिर से। कैसे बनता है अल्फा डी ग्लूकोज? एनसीईआरटी में मेथड लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज को 303 में छोड़ दो, क्रिस्टलाइज होगा क्या? अल्फा डी, ये अपने आप क्रिस्टलाइज हो जाएगा। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज को 371 पे छोड़ दो, अपने आप क्या क्रिस्टलाइज हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। ये टेक्निक से, रिसर्च से आए हैं, हम तो फिलहाल वो याद करेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है उसके पीछे का बहुत ज्यादा रीजन हम समझने का कोशिश नहीं करेंगे। बोलो यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? ये पेज अभी 2 डायग्राम इसी में मैं बनाने वाला हूँ, नीचे थोड़ा सा जगह रब करेंगे, आप थोड़ा नीचे जगह रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी तो अलग से भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अभी मैंने फीसर में ओपन साइकिल बनाया और फीसर में ही साइक्लिक बनाया। ये जो अल्फा डी और बीटा डी दिख रहा है वो फीसर में ही साइक्लिक है, समझ गए? अल्फा डी बीटा जी जो दिख रहा है वो फीसर में ही साइक्लिक है। ओके, ये मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं। देखो म्यूटा रोटेशन सबको समझ में आया क्या? है ना? ये कैसे बनता है वो सब तो समझा ही दिया है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं बर्डन, अब सही है? देखो आपको क्या करना है, ये कितना मेंबर्ड रिंग है बताओ? एक और प्रोजेक्शन है जिसको हवार्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या बना हुआ है? फीसर ऑफ ओपन साइकिल, फीसर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, फीसर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये तीनों क्या है? फीसर प्रोजेक्शन है। लेकिन जो फेमस प्रोजेक्शन है जिसके बेसिस पे पढ़ा जाता है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, वो है हवार्ड प्रोजेक्शन। यहाँ पे कितने मेंबर्ड रिंग है पहले वो देखो, कितने मेंबर्ड रिंग है? एक ये बॉन्ड है, 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है। रिंग में 5 कार्बन भी है, 1 2 3 4 5, और रिंग में एक ऑक्सीजन भी है, समझ में आया? तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें से एक ऑक्सीजन है। तो दिखाने का तरीका क्या होगा? एक ऑक्सीजन ऐसे दिखाना और इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग बनानी। ऑक्सीजन यहां रखना है, इधर नहीं,
अच्छा टॉप पे इधर भी नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, ऑक्सीजन कहाँ रखना था, यहाँ पे, राइट, ऐसा, ये सही है। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनानी है, ऐसा। अब ध्यान देना, ये वाला जो कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कार्बन रिंग में है ही नहीं, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रिंग के बाहर है। यहां पर भी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अगर तुमने बायोमोलिक्यूल जो बायो में पढ़ा है उसको रटा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक मिलेगा भाई, है ना। 3D में मैं थोड़ा विजुलाइज कराने का भी कोशिश करूंगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ध्यान रखना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में 6 कार्बन है, बट 5 कार्बन रिंग में, एक बाहर है। ये सबसे, ये वाला कार्बन दिख रहा, बॉटम मोस्ट कार्बन बाहर है, रिंग से बाहर है, चलेगा। तो आपको क्या करना है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है, जिसमें 5 कार्बन रिंग में रखना है और एक ऑक्सीजन को रिंग में रखना है। कौन सा ऑक्सीजन रिंग में है, ये वाली देखो, ये वाली ऑक्सीजन। इधर तक समझ गए। नाउ देखो हो क्या रहा है, फीसर में, फीसर एक तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सब इधर ध्यान है। फीसर इज लाइक, कैसा है 3D, इसका फीसर का 3D कैसा है, पहले वो सोचना। फीसर का 3D ऐसा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहां पर है, वर्टिकल लाइन पे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द, इस पूरे स्ट्रक्चर को सामने इमेजिन करो, फिर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल करके अब विजुलाइज करने की कोशिश करना है। पता नहीं फिर समझ रहे हैं या नहीं। 6 कार्बन बैक टू बैक जुड़ा है, ये सब बाहर निकला हुआ है, ये सनो, ये पीछे है, पता है जो फीसर में टॉप और बॉटम पे जो होता है वो इनटू द प्लेन होता है, सुना है कभी। फीसर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, डेयर टू पॉइंट टुवर्ड्स यू, लाइक दैट। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां इमेजिन किया, ठीक है, फिर इसको ऐसे करो, फिर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो होगा क्या, ये एक तरह से वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हवार्थ जैसे, ऐसे समझो। अब जैसे ही तुम जो जो यहाँ पे ऐसे लाइंस दिखेंगे ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, वो लाइन यहाँ वर्टिकल दिखेगा। लॉजिक लग रहा है, बोलो। जो यहाँ हॉरिजॉन्टल लग रहा है वो यहाँ लाइन कैसा दिखेगा, वर्टिकल। यहां पर भी लाइंस कैसे दिखाएंगे, वर्टिकल। अब एक और शॉर्टकट समझो, जो फीसर के राइट में है ना, वो यहां पे आ जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन के फीसर के राइट में क्या है बच्चे, OH, और यहाँ H। सेकंड के राइट में क्या है, OH, H। थर्ड के H, OH। फोर्थ के OH, H। यहां तक कोई डाउट। अब एक नया चीज सीखो, फीसर का जो बॉटम में है वो एक्चुअल में टॉप में आएगा, ये चीज रटना पड़ेगा। फीसर के जो बॉटम में है वो टॉप पे जाएगा, ये लाइन बस याद रखो। बाकी यहाँ क्या बचा, देखो लास्ट वाले फिफ्थ वाले कार्बन पे ये क्या है, यहाँ आ चुका है, तो बचा क्या, इसको यहां दिखाना पड़ेगा। ये है हवार्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है, हवार्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका नाम पूरा क्या होता है और इसको लिखने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी में किस अंदाज में इसका नाम लिखा है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो 6 मेंबर्ड जो साइक्लिक 6 मेंबर्ड इस टाइप का जो कंपाउंड होता है, इसका नाम है पाइरेन। क्या नाम है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक जिसमें एक ऑक्सीजन है, उसका नाम क्या है, पाइरेन। हाँ नॉन एरोमेटिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। तो इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, देखो, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। हवार्थ प्रोजेक्शन में पायरानोज लगाएंगे, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। समझ में है क्या नाम है इसका। अच्छा बताओ, इसमें और लास्ट वाले में क्या अंतर आएगा, बताओ। सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे अंतर है, देख रहे हो, फर्स्ट कार्बन पे यहां राइट में क्या है, H है, ठीक है, बाकी कहीं कोई अंतर
नहीं है, बाकी सब एज इट इज कॉपी कर दो। देखो इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। मैं बता दूं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज आर आल्सो एनोमर्स, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे चेंजेस हैं। फिर से रिपीट करना, साइक्लिक फीसर का राइट में जो है वो बॉटम में आएगा, साइक्लिक फीसर के जो बॉटम मोस्ट में है वो टॉप पे आएगा, सिक्स कार्बन पे। ये एक थोड़ा सा रूल याद रखना है। एक्चुअल में हो क्या रहा है समझ रहे हो, इस वर्टिकल प्रोजेक्शन को हॉरिजॉन्टल करके बोर्ड पे लिखने का कोशिश है, समझ में आए? तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखेगा वो हवार्ड प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखेगा, जो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखेगा वो हवार्ड प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन पे दिखेगा। सही समझे? ये अगर स्ट्रक्चर बिना देखे ये पांचों स्ट्रक्चर आप बना सकते हो तो डाइसैकेराइड्स आपको इजी लगेंगे, मतलब डाइसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर जल्दी रट पाओगे। तो तुम ये पांच स्ट्रक्चर में फ्रुक्टोज का बनाएगा बोर्ड पे आके, फ्रुक्टोज का ओपन साइकिल एलडीडी, फिर साइक्लिक बनाना है फ्रुक्टोज का, अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, एंड देन फिर उसका 5 मेंबर रिंग जो फुरान है फ्रुक्टोफुरानोज वो बनाना है। पांच स्ट्रक्चर बनाएगा बोर्ड पे, आजा एनीवन? अगर सच में आ रहा है, बायो में पढ़ा है तो एक बार बनाओ यहाँ पे। पांच स्ट्रक्चर मतलब एक ओपन साइकिल फ्रुक्टोज फीसर में, दो साइक्लिक फ्रुक्टोज फीसर में, और तीन फुरानोज हवार्ड प्रोजेक्शन वाले। पांच चाहिए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, जैसे ग्लूकोज का पांच याद रखना है, ये पांचों रटना है ग्लूकोज का। मैं बताऊं डीएलडीडी तो रट लिया, तो उसके बाद करना क्या है, ग्लूकोज का फिफ्थ कार्बन का OH और एल्डिहाइड के कार्बन के बीच में हेमीएसिडल बनाना है, तो अल्फा बीटा जल्दी बन जाता है। रोहन अल्फा बीटा कहाँ लिखा, कहाँ है तूने? तो हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे समझाना है तो मैं थोड़ा सा खुद से ही ट्राई करके बता देता हूँ, ठीक है? क्या यहाँ तक ओके है?